अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तलबा को पढ़ाते वक्त में कई मरतबा तलबा इस बात की गुजारिश करते हैं कि हम फंडामेंटल्स ऑफ संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी एट्सेट्रा ये सब पढ़ना चाहते हैं, जोग्राफिया, संविधान, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है फंडामेंटल्स ही पढ़ाया जा सकता है और पढ़ना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में माहिर होने के पीछे तो इंसान को वैसे भी नहीं भागना चाहिए, वरना किसी में भी माहिर नहीं हो पाएगा। एक सब्जेक्ट चुनना चाहिए माहिर होने के लिए तो, लेकिन इन तमाम सब्जेक्ट का कम से कम इंसान को फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए, कुछ तारुफ होना चाहिए। तो उस तारुफ को पेश करने का कभी कभी मुतालबा करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है लिमिटेड टाइम की वजह से वो सारे सब्जेक्ट का तारुफ पेश कर पाना, उनको बेसिक पढ़ा पाना ये मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करने वाला हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको उसके कुछ फंडामेंटल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स पढ़ाऊँगा आपको, और कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगा कि अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ने का मेथड आप क्या अपनाएं, तरीका क्या अपनाएं। उसी की कड़ी के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आपने संस्कृत पढ़नी है तो संस्कृत किस तरीके से पढ़नी है। तो देखो, अगर तो आपसे कोई ज़बान आती है, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी की ग्रामर आपसे आती है, तो आपके लिए संस्कृत पढ़ना कुछ आसान है। और अगर आपसे और हिंदी तो आना चाहिए, उसके लिए आपसे हिंदी आती है प्लस आपने कोई सी भी ग्रामर पढ़ रखी है, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ रखी है, तो आपके लिए कुछ आसान है वो दूसरी ग्रामर को समझना, क्योंकि ग्रामर जो है वो बहुत एक दूसरे के तरह ही होती हैं, मिसल होती हैं बहुत सारी बातों के अंदर, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो अगर आपसे अंग्रेज़ी आती है तो बहुत आसान है, और अगर आपने अरबी आती है प्लस आपसे हिंदी आती है तो ये बहुत आसान है। अगर आपसे अरबी आती है तो उसके साथ में बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से अरबी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो वो जिसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी कि नहव, और एक वो होता है जिसमें इंसान को रटना ज़्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो तबका होता है सर्फ का, और वो हमारी गर्दानें होती हैं जो हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसी तरीके से संस्कृत के अंदर भी क्या होता है, गर्दानें होती हैं, लकार होते हैं, उनको याद करना बहुत अच्छे तरीके से ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जिस तरह से अरबी के अंदर तालीलात होती हैं, भरपूर तालीलात होती हैं, संस्कृत के अंदर भी ठीक ठाक तालीलात होती हैं, जिसको हम संधि विच्छेद एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ों के नाम होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपसे अरबी आती है तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हिंदी सीखिए और उसके बाद में आप संस्कृत पढ़ना शुरू कीजिए और उन चीज़ों को अप्लाई करते चले जाइए अरबी ग्रामर के हिसाब से। तो आपको लगेगा कि ये आपने बहुत आसानी के साथ में ज़बान सीख ली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सहायता करेंगी। उसका मैं एक जो है एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, मिसाल देना चाहता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपने वो गर्दान पढ़ी होगी, देखो उससे पहले जैसे मिसाल के तौर पर अगर अंग्रेज़ी की ग्रामर में चले जाएँ तो बताओ, एक आदमी जो बात कर रहा है, पर्सन्स आपने पढ़े होंगे, तो पर्सन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसी तरीके से वाहिद और जमा का जो सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी के अंदर, वो क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल खत्म। इसी तरीके से अगर आप फारसी में चले जाएंगे तो वाहिद और जमा खत्म। लेकिन अरबी के अंदर होता है वाहिद तस्निया जमा। इसी तरीके से संस्कृत के अंदर भी वाहिद तस्निया जमा होता है। नाम अभी आपके सामने है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर एक ये है, मेरे पास में मार्कर है, मैं पूछूंगा कि पहले अंग्रेज़ी के पास में जाकर के पूछता हूँ कि इसके बारे में अपना निर्णय सुनाओ कि ये क्या है, इसके बारे में वचन के हिसाब से इसको बताओ ये क्या है। तो वो कहेगा कि एक वचन है। मैं दो मार्कर उठा लेता हूँ, ठीक है। दो मार्कर जब मैं अंग्रेज़ी से पूछता हूँ तो अंग्रेज़ी कहती है कि ये जो है अंग्रेज़ी प्लूरल है, बहुवचन है। एक मार्कर को अंग्रेज़ी ने क्या कहा, एक वचन, और दो को क्या कह दिया, बहुवचन। और दो से आगे को भी जितने भी हो जाएंगे सबको अंग्रेजी क्या कह रही है, बहुवचन, यानी के प्लूरल। तो अंग्रेजी ने क्या कहा, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अब आ जाओ, यही सवाल मैं लेकर के पहुंचता हूं किसके पास में, फारसी के पास में। मैंने उसको एक फारसी के एक मार्कर दिखा करके पूछा इसके बारे में अपना वर्डिक्ट दो, तो कहती है फारसी एक वचन। दो को दिखाया तो कहती है बहुवचन। तीन को, अब उससे आगे जितने भी दिखाते रहे सबको बहुवचन। अच्छा, यही बात मैं संस्कृत के पास में जाकर के लेकर के गया। अभी अपना यही केस, एक मार्कर दिखाया, संस्कृत से पूछा तो संस्कृत ने कहा एक वचन। दो मार्कर दिखाया तो दो मार्कर पर संस्कृत ये नहीं बोली है बहुवचन, नहीं, संस्कृत ने कहा द्विवचन। क्या, द्विवचन। फिर दो से ज्यादा जब तीसरा दिखाया, अब संस्कृत ने कहा बहुवचन, यानी दो से ज्यादा को कंसिडर करती है बहुवचन, कौन, संस्कृत, और दो को द्विवचन कहती है। हालांकि दो को अंग्रेजी और फारसी बहुवचन मानते हैं। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से ये केस जब मैं अरबी के पास में लेकर के पहुंचता हूं तो अरबी भी बिल्कुल सेम बात कहती है। एक मार्कर देख करके अरबी कहती है एक वचन, दो को देख कर कहती है द्विवचन, और तीन को देख करके कहती है बहुवचन। उसमें नाम अलग होता है वाहिद तस्निया जमा।
एक को देख करके वाहिद कहेगी, दो को देख करके तस्निया और तीन को देख करके जमा। तो इस केस के अंदर ये बताओ फारसी और अरबी एक दूसरे से सबऑर्डिनेट हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरह है कि नहीं है, उसकी एक मिसाल। तो ये इसी तरीके से देखो आपके सामने ये नक्शा है। आपने अगर पर्सन्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जा रही है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। इसको हम अरबी के अंदर कहते हैं मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। जो बात कर रहा है मुतकल्लिम, जिससे बात कर रहा है मुखातब, जिसके बारे में बात कर रहा है वो गायब होता है। ठीक है, अब देखो अगर जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है अगर वो एक है तो उसके लिए आई आता है, और अगर एक से ज्यादा है तो वी आता है। ठीक है, अच्छा जिससे बात की जा रही है अगर वो एक है तो यू, और एक से ज्यादा हो तब भी यू। ठीक है, अब देखो इसके अंदर वो वाला नक्शा आप समझो। देखो जैसे मिसाल के तौर पर अगर बात करने वाला एक हो तो संस्कृत में अपने आप को कहेगा अहम। जैसे मैं अकेला बात कर रहा हूं तो मैं संस्कृत में कहूंगा अहम। ठीक है, अहम गच्छामि एटसेट्रा, जो भी मुझे कहना है, मैं जाता हूं या जा रहा हूं, जो भी कहना है अहम। और अगर हम बात करने वाले दो हैं तो हम संस्कृत में आवाम बोलेंगे, प्रोनाउन है पर्सन्स में। ठीक है, दो हैं बात करने वाले तो आवाम, और अगर हम दो से ज्यादा हैं बात करने वाले तो हम वयम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वयम। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक है, चाहे मुज़क्कर मुअन्नस एक है, तो हम बोलते हैं त्वम, और अगर वो दो हैं तो हम युवाम बोलते हैं, और अगर वो दो से ज्यादा हैं तो हम यूयम बोलते हैं। इसी तरीके से हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है और एक है तो हम सहा बोलते हैं, और अगर वो मेल है और दो हैं तो बोलते हैं, और अगर वो मेल है और दो से ज्यादा है तो हम ते बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मुअन्नस है, वो फीमेल है और एक है, जैसे मैं कह रहा हूं वो लड़की तो भाई अपने घर चली गई, तो मैं वो जो कह रहा हूं ना वो, इस वो के लिए मैं संस्कृत में क्या बोलता हूं? सा। और अगर वो दो हैं, जैसे मैं कह रहा हूं वो दोनों लड़कियां घर चली गई, तो वो ये जो वो आया ना वो, इसके लिए संस्कृत में ये दो है, इसके लिए ते आएगा। और अगर जिसके बारे हम बात कर रहे हैं वो दो से ज्यादा, मैं कह रहा हूं वो सब लड़कियां तो अपने घर जा चुकी होंगी, तो वो जो वो है ना वो सब, उसके लिए ता। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये विसर्ग होते हैं असल में, ये जो होता है ना ये हा का रूप होता है। अब वो तो चलो इसका सब्जेक्ट है, वो हा का रूप होता है। यहाँ पर इसको हा नहीं पढ़ेंगे, हा और आ का डंडा से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ग्रामर होती है वो, और हाल मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें, पर्सन को समझ लें। अच्छा, इसके बाद में अगर गैर जानदार पे बात करते हैं तो तत्, दो हो तो ते, और अगर जिनके बारे में बात करें वो गैर जानदार दो से ज्यादा है तो तानी। मतलब ये इस तरह का कंसेप्ट है। तो देखो अगर आपने पर्सन्स पढ़े हुए थे तो कितनी आसानी के साथ में चीज समझ में आ गई आपको। और इसी तरीके से आपने अगर अरबी पढ़ रखी थी, वो गर्दान पढ़ रखी थी, अंता अंतुम अंतुम अंति अंतुम अंतुन्ना, ठीक है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अना नहनु, अगर आपने वो पढ़ रखा था, वही तो है, वही तो है। वाहिद तस्निया जमा, वही तो है। तो इसी तरीके से और भी जो इसके फिर अंदर लकार आते हैं ना, जैसे दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना दरबता दरबतुमा दरबतुम दरबती दरबतुमा दरबतुन्ना दरबतु दरबना, ऐसे इसमें आता है पट्टी पट्टा पट्टी, वही सब आता है इसके अंदर भी। ठीक है, मतलब इसमें भी गर्दानें होती हैं। तो बिल्कुल आप उसी तरीके से मतलब इसको पढ़ें संस्कृत को जिस तरीके से आपने अरबिक पढ़ी थी। कुछ फंडामेंटल्स चीजें ऐसी होंगी जिनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उनको बिल्कुल वैसे याद करें जैसे कि आप सर्फ की कुछ चीजों को बिल्कुल रचा बसा लेते हैं, उसके गर्दानों को। फिर उसके बाद में कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो दिमाग आपसे मांगेगी उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, उसके विच्छेद, उसकी तालीलात की। फिर उसमें बिल्कुल अरबी लहजे के हिसाब से अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि संस्कृत जबान को पढ़ना ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो वो किस तरीके से पढ़ी जा सकती है।